बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राज टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अयूब कलोच। नाजरीन, जब से ज़िला कोलेपालस कोहिस्तान को ज़िले का दर्जा दिया गया था, उस वक़्त से अब तक जो है हमारा ज़िली हेडक्वार्टर मुतनाज़ा है। और शुरू में कोले बटेड़ा और मदाखिल के लोगों ने एक तहरीक का आगाज़ किया गया था और एक कमेटी तश्कील दी गई थी। और शुरू में ये तहरीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसके बाद जो है वो तअत्तुल का शिकार हुआ। अब से फिर जो है तहरीक में जान आ गई है और कोले कमेटी हरकत में आ गई है। अवाम ये जानना चाहती है जब भी इलेक्शन करीब आता है तो कमेटी के जो अरकान है वो इस इशू को हाईलाइट करते हैं और उसके बाद वो जो है मुनज़्ज़र आम से गायब हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोले कमेटी का अहम रहनुमा है हाजी अली गौहर आज़ाद खैल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला इंटरव्यू है मेरा चैनल राज टीवी को, इसलिए मैं आपका मशकूर हूँ। हाजी साहब, कौन ये जानना चाहती है जब से हमारा ज़िला कोलेपालस वजूद में आई है उस वक़्त से अब तक जो है हेडक्वार्टर जो है मुतनाज़ा रहा है, उससे अब तक कोई तरक्की काम नहीं हो रहा। और कोले मदाखिल और भटेड़ा का जो अवाम है उनका ये सवाल है कि पहले जब आप लोगों ने तहरीक का आगाज़ किया था उस वक़्त ये तहरीक जो है आगे बढ़ रहा था और उसके बाद ये तअत्तुल का शिकार हुआ है। उनका दिल में ये है कि कहीं एमपी साहब के साथ मिले हुए हैं या कोई और इशू है, या जब इलेक्शन करीब आता है तो ये लोग इस इशू को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद मुनज़्ज़र से गायब होते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राज टीवी के चैनल का आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका अयूब भाई की शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा ये आवाज़ जो है इससे पहले भी आप शाना बशाने खड़े रहें और इंशाल्लाह आइंदे भी मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होकर आवाम की ये मजलूम की आवाज़ जो है अहकाम बाला तक पहुँचाएँ। बात दरअसल ये है कि जिस तरह आपको तो पता है कि बड़े जदोजहद से हमने ये ज़िला कोलेपालस को जो है वजूद में लाया और परवेज़ खटक साहब ने हमें ये ज़िले दे दिया, लेकिन बाद में हमारा भाई जो है पालस वाले भाई, इन्होंने ये कहा था कि भाई हम भाई है, लेकिन हमने कहा ठीक है भाई है, इनके साथ हम देते रहे और इनके साथ जो है पटन वालों के साथ जो मामला आया तो हम इनके साथ ही खड़े रहे। लेकिन जब भाईबंदी की जब बात आई बाद में हेडक्वार्टर की, क्योंकि पहले इन्होंने तहरीर लिखकर हमें दिया था कि हेडक्वार्टर जो है कोलई वाले जिस जगह पर चाहे जहां पर चाहे हम देने के लिए तैयार है, इसमें हम कोई शर फसाद नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब ज़िला वजूद में आया और हमने हेडक्वार्टर का मुतालबा किया कि भाई ये कहाँ मेंशन करे, कहाँ मुकर्रर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप 3 यूनियन कौंसिल वाले हैं, आपको हम क्या चीज दे दें, आप अपनी जगह पर बैठे रहे, हेडक्वार्टर जो है हम अपनी जगह पर लगाएंगे और हम अपनी जगह पर मुंतखब करेंगे। तो हमने कहा इस तरह, तो कमेटी वालों को हमने कहा कि ये बात तो अच्छी मुनासिब नहीं है। उसके बाद हमने कौम से मशावरत की, कोलई कौम से, बटेड़ा वालों से, दरमद खेल वालों से, कोलई वालों से, कि भाई इसी तरह ये अपने ये बात से मुनकर हो गए ये पालस वाले लोग और अभी क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आप खड़े रहें और हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि 14 दिन हमने पेशावर में धरना दिया और 14 दिन के बाद जो है फिर वहाँ उस वक्त जो है इलेक्शन था वो सेनेट का, उसके बाद जो है हम आए पालस में, हमने धरना दे दिया। फिर वो मौलाना साहब आए और डीसी साहब और डीपीओ साहब ने लिख कर दे दिया कि भाई ये जगह मुतनाज़ा है, मुतनाज़ा रहेगी जब तक आप दोनों कौमें आपस में बैठकर मुशावरत नहीं करते, उसी वक्त जो है ये जगह मुतनाज़ा है। 95% ये लिखा हुआ है, 95% जो है इस जगह पर हेडक्वार्टर बनाना मौजू नहीं है शेर गाजियाबाद में। तो हमने कहा कि भाई हम तो ये नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ने और जो है परवेज़ खटक साहब ने हेडक्वार्टर जो है बटेड़ा मुकर्रर किया हुआ था। तो अभी हम ये चाहते इस कौम से कि खुदारा ये और लोगों की बातों में मत आ जाए, हम एक भाई है,
जिस तरह पहले मुकर्रर किया था उस जगह पर कायम रहने दें। हाजी साहब, यहाँ पर मैं आपका बात इसलिए काट रहा हूँ कि ये तो सब कौम को पता है, कोले के अवाम को भी पता है, पालस के अवाम को पता है, ओवरऑल पाकिस्तान बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पता है। लेकिन बात ये है कि हमारी जो कोले, हमारे तहसील बजट कोले का जो अवाम है, ये तज़ब बज़ब का शिकार है। ये कह रहे हैं कहीं कमेटी वाले एमपी साहब के साथ तो नहीं मिले हुए, कहीं ये इलेक्शन के लिए ये इस इशू को कार्ड को तो नहीं इस्तेमाल करें हेडक्वार्टर का। अब तक कत्ल का शिकार क्यों हुआ है, ये कौन का सवाल है? बात दरअसल ये है कि हर मौके पर हम खड़े रहें। दरमदर खेल से लेकर पालस हदूद तक ये कोलई की सरजमीन है और जमीन है। इसको हम अपनी माँ समझते हैं, और अपनी माँ का सौदाबाजी कोई आदमी कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह इस दरमियान में जितना कौम रहते हैं, हमारे कोलई वाले, बटेड़े वाले और दरमद खेल वाले, आपका तारीख खत्म नहीं हुआ है। वो हमारा तारीख तो ये तो होता रहता है। तारीख का मतलब क्या होता है? तारीख तो कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन इसके बारे में हम किसी से सौदाबाजी नहीं करते। इशू को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, इलेक्शन देखो ना अयूब भाई, अगर मैं बजाते खुद में आपको कहता हूं, अगर मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं मेंबर बन जाऊं, मैं वजीर बन जाऊं और 4-5 गाड़ी आगे हो, 4-5 गाड़ी पीछे हो, लेकिन आज तक आप ये यकीन करें कि मैंने इस अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए मैंने कौम को कभी ये नहीं कहा कि भाई ये मामला इस तरह। सबसे पहले कौम का मुतालबा पूरा करता हूं और कौम की ख्वाहिश पूरा करता हूं। आज तक देखो 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा था? नहीं लड़ा था। बाद में बल्दियात का जो इलेक्शन था नाज़िमी के लिए, मैंने इलेक्शन लड़ा या मैंने दाखिला किया? नहीं किया। क्यों? कि मुझे पता है मेरा कौम जो है पसमानदा, मेरा इलाका पसमानदा है और 25-30 सालों से भी पसमानदगी में रही, और हमारे साथ जो है ऐसा काम किया है जो मुंतखब नुमाइंदे थे, जिस तरह सोतीली माँ जैसा सलूक हमारे साथ किया गया। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इस कार्ड को आप इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करें? नहीं, आपका जारी रहेगा। तकरीबन 2-3 दिन पहले एक नई डेवलपमेंट हुई है। कोले कमेटी की जानिब से आप लोगों ने मुलाकात की है एडीसी साहब के साथ सर गाजियाबाद में जाकर। आप लोगों का क्या डिमांड था, उससे क्या बातचीत रही है? नहीं, उससे पहले तो हमने एक बड़ा जरगा बुलाया था बिशाम में। वो जरगे में हमने ये बात तय की कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। लोगों ने कहा लब्बैक, हम इसके लिए तैयार है। अभी हमारा मकाम कोलई था, हमने वहां जरगे भेजा और वहां कौम को हमने इकट्ठा किया। वहां जरगे में तो एक कोई कहता है कि ये इस तरह होगा, कोई किस तरह कहता है कि इस तरह होगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम अपने मौकफ में, हम अपने बाद में इस तरह इकट्ठे डटे रहे। और तकरीबन 12 दिन हमारा वहां लगे कोलई में। जो बंदों ने जरगे किए हैं, आखिरी शक्ल में उन्होंने जो है कमेटी वालों को भेज दिया कि भाई डीसी साहब से मिलते हैं। और उससे पहले डीसी साहब से हमने डिस्कस भी की हुई थी। जब शेर गाजियाबाद हम गए तो डीसी साहब मौजूद नहीं था, एडीसी साहब मौजूद था, और उसके सामने हमने मुकम्मल अपना मौकफ रख दिया कि भाई आप डीसी साहब को ये बता दें कि यहां पर जिले हेडक्वार्टर का, सेक्रेटरीट का तामीर और ये कागजी कार्रवाई बिल्कुल बंद है, क्योंकि वो फाइल आप लोगों के पास मौजूद है। हॉस्पिटल का इशू चल रहा है। दूसरी बात ये हमने कहा कि भाई ये हॉस्पिटल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का जो है वो जमीन सेक्शन 4 लगाया है और फिर 5, 6, 7, 8 तक चले गए हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई ये कार्रवाई बंद करो जहां तक कि जब तक हम 50 आदमी कोलई से और 50 आदमी पालस से इकट्ठे होकर, और इस कौम ने जिस तरह भी फैसला किया, अगर इस कौम ने कहा कि पारो में हेडक्वार्टर बनाते हमें कोई इतराज नहीं है, और अगर इस कौम ने कहा कि बलेजे में बनाते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। 50-50 आदमी लेकर, आखिर हम इन लोगों के पालस वालों के भाई है और भाई कह रहे हैं, लेकिन भाईबंदी की तो बात करें स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी तक हम लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह अपने ये तहरीक में इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर रहेंगे और अल्लाह से हमारा उम्मीद है। पालस वाले तो ये कह रहे हैं कि 75% लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, कमेटी वाले वैसे फिर रहे हैं, इस बात की कहां तक सदा? नहीं, तो ये तो एमपीए साहब की खुद जबानी बात है। वो कह रहे हैं कि भाई 4-4.5 साल हो गए मेरे पास बटेड़ा और कोले वाले कोई नहीं आए। ये तो हर जगह पर, ये तो ऑन द रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है। हाजी साहब, यहाँ पर तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले आप
بھی اس میں شامل تھے. متحدہ کوہستان کا جو گرینڈ جرگہ وابڈا اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. کافی بڑا چڑھا کر پیش کیا کمیٹی والوں نے بھی, اور قوم بھی خوش تھی, اور لگ بھی ایسا رہا ہے کہ اللہ اس کا آپ کا جو معاہدہ ہے وہ کامیابی کی طرف جائیں. لیکن آج کل کچھ ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کی جانب سے کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا کہیں آپ کے جو اگرمنٹ ہے اس میں یہ درار تو نہیں پیدا ہوگا؟ نہیں جی, الحمدللہ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دیکھیں 2013 میں 2013 میں ابھی بات تو ہماری تک آ جاتی. 2013 میں تحریک اٹھائی جو ہے پٹن والوں نے, مولانا عبدالحلیم صاحب نے. ابھی آج وہ کہاں ہے؟ وہ تو چلے گئے دنیا سے, لیکن اللہ اس کو جنت فردوس میں داخل کریں. تو انہوں نے تحریک اٹھائی, وہ تحریک چلتی رہی, سلسلہ وار چلتی رہی. آج 2022 میں ہمارا معاہدہ جو ہوا ہے, آپ یہ یقین رکھیں اس میں اگر کوئی خلل ڈالتا ہے تو ہم قوم کو کہیں گے کہ ایسا معاہدہ نہ اس سے پہلے کسی ایم پی اے نے کیا ہوگا, نہ کسی وزیر اعلیٰ نے کیا ہوگا. اور اتنا پیکج جو ہمارے تینوں ڈسٹرکٹوں کے لیے آیا ہوا ہے, اب بالخصوص ہمارا کولائی تو اندھیرے میں تھا, تو انشاءاللہ بالخصوص ہمارے کولائی جو ہے دیکھو اور لوگوں نے کتنی ترقی کی. مثلا لوئر کوستان ہے, اپر کوستان ہے, ابھی مالا مال ہے یہ لوگ روڈ کی وجہ سے, لیکن ہمارا کولائی وہی پرانے رواج میں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 10 دن ہم نے لگائے اسلام آباد میں, اور جو معاہدہ کیا ہے انشاءاللہ یہ پیکج ہمیں مل گیا اور یہ ہر گھر میں بجلی پہنچ گئی. تو میں اللہ سے اور کیا چاہتا ہوں. جی صاحب, یہاں پر مین 2 اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کا بھی ایک بیانہ ہے, ان کا ایک ڈیمانڈ تھا. آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے راضی کرے, ایک پیج پر لے آئیں, ان کو مطمئن کرے, وہ آپ کو مطمئن کریں گے. تو آپ لوگوں کو چاہے تھا کہ جرگے سے پہلے ان کو مطمئن کرے, ملک اورنگزیب اور حبیب اللہ اور فٹورا. بات یہ ہے ملک حبیب اللہ عرف ٹورا صاحب جو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, پہلی دفعہ 5 تاریخ جو جرگہ ہوا تھا کمشنر صاحب کے ساتھ, اس جرگے میں موجود تھا. وہ بھی تھا, ہاں وہ بھی تھا, ملک ٹورا صاحب بھی تھا, اور ہمارا ایم پی اے مفتی عبید الرحمان بھی تھا, اور ملک افرین صاحب بھی تھا ایم این اے. ادھر بات ہو گئی تو کمشنر صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ مل کر بیٹھے, ایسا پیکج پھر آپ لوگوں کو کبھی نہیں ملے گا. اور ملک اورنگزیب تو پہلے ہی سے ایک کمیٹی میں شامل تھا, اور ملک مصر خان صاحب بھی موجود تھا. تو یہ اگر قوم کے ساتھ اگر زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بگاڑیں گے, اگر قوم کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, قوم کے خیر خواہ ہیں, تو یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیں گے, اور ہم نے کوئی کسر چھوڑی بھی نہیں ہے انشاءاللہ, اور اس طرح انشاءاللہ بات بھی نہیں ہے. حاجی صاحب, میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آج کل ایک ویسے بھی آج کل تینوں کوہستان میں کرپشن کے سکینڈل منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں, اور آج کل کھلاڑو بہت مشہور ہوا ہے. ملک افرین صاحب کا آبائی علاقہ ہے, اور وہ پہلے کہتا تھا کہ یار میں تو اپوزیشن میں ہوں, میرے پاس فنڈز نہیں ہے, فلاں ہے, اپنے لوگوں کو یہ کہتا رہا. اور آج کل وہ اس کو حکومت بھی ملی اور اس کو فنڈ بھی ملا, لیکن اس نے وہی پرانا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے سارا جو اے ڈی پی تھی وہ اپنے اپر کوہستان اور خاص کر اپنا جو آبائی علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کو نوازا. اور اس نے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کے پی کے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ یا ٹی ایم اے, ان کو چھوڑ کے گلگت بلتستان کا ایک محکمے کو یہ ٹاسک سونپا ہے ٹینڈر کا. تو یہ ایک نرالا انداز نہیں ہے کرپشن کا, تو اس پر آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی قیادت ہے کوہستان کا, وہ کرپشن پر آواز اٹھانا وہ گناہ سمجھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے. لوئر کوہستان اور کولے پالس کوہستان کو اس نے محروم رکھا ہے. تحصیل بٹیرہ کالج سے 1010 ووٹ اس کو دیے تھے قوم نے. تو بھائی ایوب صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ یہ قرآن اندازی کے معاملات تو ہوتے ہیں اس طرح, جس طرح پہلے میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں. ہمارا ایم پی اے صاحب منتخب ہوا ہے مفتی عبید الرحمان صاحب, تو وہ قرآن اندازی کا ایم پی اے تھا. پالس والوں کی اگر وہ اس کو کہے کہ فلانی جگہ پر جانا ہے تو جانا ہے, فلانی جگہ پر کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ ایم پی اے کو وہ پالس کمیٹی والے جو بھی کہے وہ اس کی بات مانتے ہیں. اسی طرح ملک افرین صاحب بھی قرآن اندازی کا بندہ ہے, تو وہ بھی اسی طرح آیا ہوا ہے. لیکن ابھی تو اس کے پاس گورنمنٹ بھی ہے, وہ تو پارلیمانی سیکرٹری بھی ہے. چاہیے یہ تھا کہ پورے متحد کوہستان کو تھوڑا تھوڑا کوئی چیز دے دیتا تو علاقے کی ترقی ہو جاتی ہے اور علاقے کی جو آواز اٹھ جاتا. لیکن افسوس بات یہ ہے کہ یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے
ایسے لوگوں کو آگے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پھر اپنے میوزر ماں ٹولہ جمع کرتے. چاہیے کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے، جس طرح بٹھیرے والوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. میرا اپنا ایک خورے تھا، اس نے کہا کہ میں ملک افرین کو میں نے تقریباً 15 کے 20 ووٹ دیے، لیکن میں نے کہا ابھی افرین صاحب سے ملتے ہیں. اب اس نے کہا ابھی فون نہیں اٹھاتا ہے. تو میں نے کہا بات تو یہی ہے نا، ہمارے لوگوں کا ووٹ جان بوجھ کر ایسے جگہ پر ووٹ دینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے مستقبل میں ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے. اور خواہ مخواہ قرندازی والوں کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر تو حالات یہی بنتے ہیں. تو ابھی تک ہمارے کوہستان کا حال کس طرح گزرا ہے؟ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. انشاءاللہ ملک افرین صاحب کے جو اسکینڈل کا جو حوالہ ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے ہم بات کریں گے، کیونکہ کوہستانیوں نے ہمیشہ ان کو نوازا ہے اور ایک نظریاتی طور پر ان کو ووٹ سے نوازا ہے. اس ایشوز پر انشاءاللہ جمعیت والوں سے بات کریں گے. اور ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو تحصیل ہمارا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر کا ایشو ہے، ہمارا تحریک ہے اور تحریک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور ضلعی انتظامیہ سے ان لوگوں نے بات کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہاں پر صرف نہ کریں پالس میں. اور حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.